संरक्षण में ये पूरी संगठित तरीके से नकल हुई, संगठित गिरोह नकल का पनपा, और इसको सरकार ने संरक्षण दिया। इसलिए हमने मांग की है और हम उस मांग पर कायम है। 2 अक्टूबर को डोटासरा का बयान था, 5 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का बयान था और 11 अक्टूबर को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के आवास के घेराव के लिए युवा मोर्चे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। उसी दिन हमने कहा था कि हमें राजस्थान की सरकार पर भरोसा नहीं है और ऐसा लगता है कि बड़े पैमाने पर नकल हुई, बड़े पैमाने पर पेपर बिका, तो क्या गारंटी है कि उन प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से, मेहनत से परीक्षा दी होगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसलिए ये हमने उस समय भी मांग की थी, तुरंत ही, तत्काल ही, और अभी भी हम उस मांग पर कायम हैं। युवा मोर्चे ने पूरे जिले के जिला केंद्रों पर प्रदर्शन इस बाबत किया है, शुरू किया। आज कोटा पे युवा मोर्चे के प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ, मैं उसकी निंदा भी करता हूं। अशोक जी लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन लाठी से युवाओं की आवाज को नहीं दबा सकते। कल जयपुर में भी एक बड़ा प्रदर्शन इसको लेकर है और 8 तारीख को पार्टी की विधायक दल की बैठक है। उस बैठक के बाद हम सब लोग गांधी जी के प्रति, सारे विधायक दल गांधी जी की प्रतिमा के नीचे अपना विरोध प्रदर्शन करेगा और जब सदन जुड़ेगा, इस मांग को लेकर हम लोग मुखर तरीके से सदन में भी रखेंगे। तीसरा, राजस्थान शांतिपूर्ण प्रदेश माना जाता है। यहाँ लोग रिहाइश के लिए आते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं, लेकिन राजस्थान अब अपराधियों की राजधानी हो गया। शायद कांग्रेस पार्टी के पास गृह मंत्री के काबिल कोई लोग नहीं है, या मुख्यमंत्री पिछले 3 वर्ष से कुर्सी की असुरक्षा से आशंकित है, इसलिए पुलिस महकमा अपने पास इसलिए रखा कि उनको पुलिस को अपनी कुर्सी की सुरक्षा में लगाएं, बाड़ेबंदी की सुरक्षा में लगाएं, अवैध फोन टैपिंग के लिए लगाएं। तो पुलिस को केवल अपनी सुरक्षा के लिए, सरकार की सुरक्षा के लिए, कुर्सी की सुरक्षा के लिए जरूर लगाया। अपराधों की फहरिस्त बहुत लंबी है। 6,51,000 मुकदमे आज तक पहली बार राजस्थान की धरती पर दर्ज हुए हैं। उसमें भी विडंबना यह है कि सर्वाधिक दुष्कर्म के मामले पिछले 1 वर्ष का आंकड़ा 6,337 का है। 6,337 मामले सिर्फ महिलाओं के प्रति दुष्कर्म के मामले हैं। आपको ध्यान होगा कि थानागाजी में इस तरीके से गैंगरेप हुआ, उसका वीडियो बना। चुनाव का समय था, लोकसभा चुनाव का, मई की घटना है। उसको कई दिन तक दबाए रखा। कदाचित उनको डर था कि ये वीडियो बाहर आएगा तो सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होगा, लेकिन बाद में उजागर हुआ। अभी फिर अलवर में घटना हुई। आप सब लोग प्रबुद्ध पत्रकार हैं, किस तरीके से सरकार ने यू टर्न लिया, एसपी के वर्जन बदलते रहे और उस अबला निर्भया की जिस तरीके से, जन सुरक्षा तो बात अलग है, उसके परिवार को भी प्रताड़ित करने की कोशिश हुई, और जिस तरीके से बड़े घृणित अपराध को सरकार ने, अपराधियों को जो बचाने की कोशिश हुई, और अभी परत दर परत नई नई चीजें, हालांकि दबाव में सीबीआई को जांच दी, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। क्या इस पूरे घटनाक्रम को राजस्थान की पुलिस सक्षम नहीं थी, सरकार के संज्ञान में नहीं था, और उस अबला को न्याय देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाया, इसका कोई जवाब नहीं। राजस्थान के मुखिया अपने जन घोषणा पत्र में भी, अपने बयानों में जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या। बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षकों के सम्मेलन में मुख्यमंत्री डायस से शिक्षकों से पूछते हैं कि क्या आपको तबादले के लिए पैसा देना पड़ता है। सामने से आवाज आती है हाँ। मुख्यमंत्री को लगता है कि गलती से निकल गया होगा, फिर दोबारा पूछते हैं कि क्या पैसे देने पड़ते हैं।
दोबारा हाँ की आवाज आती है। पब्लिक डोमेन में कही गई ये बात शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री और सरकार पर सीधा सवाल खड़ा करता है। मुख्यमंत्री जी का एक बयान पढ़ा जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे महकमे में भ्रष्टाचार है तो मैं क्या करूं। मैंने आज तक इस तरीके का असहाय मुख्यमंत्री नहीं देखा और इसलिए मुझे लगता है कि ये सारे मुद्दे इस तरीके से हैं जो राजस्थान की सरकार को अराजक, अकर्मण्य, भ्रष्ट, नकारा और निकम्मी सरकार घोषित करते हैं। इस सरकार से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। इनमें कुछ गैरत और ईमान हो, मुझे लगता है बेरोजगार युवाओं की मांग को मानने के लिए मुख्यमंत्री को इस पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सुपुर्द कर देना चाहिए। धन्यवाद। मेरी बात को विराम देता हूँ और आपके सवालों के लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ। से एकजुट है, मुखर है, लेकिन इस सत्य से भी कौन इनकार करेगा कि पिछले कुछ अरसे से लगभग 1.5 साल से कोरोना का प्रोटोकॉल और उसके बावजूद भी पार्टी के 100 से भी ज्यादा जनप्रतिनिधि और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं पर पैंडेमिक एक्ट के मुकदमे भी हमने झेले हैं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ भी 6 से ज्यादा मुकदमे सरकार ने दर्ज किए हैं और इसलिए जब हमने जन आक्रोश रैली का आगाज किया था 30 जनवरी की जिसकी तारीख थी, लेकिन उसके बाद फिर से कोरोना की पाबंदी लगी, तो मुझे लगता है कि पार्टी ने अपने स्तर पर सदन में भी और सदन के बाहर और पार्टी के मोर्चों ने भी जब जब इस चीज की डिमांड हुई है, जैसी जरूरत हुई है, और ऐसे दर्जनों मामले जब सरकार को, मुख्यमंत्री को यू टर्न करना पड़ा है और अभी भी हम लोग पूरे तरीके से प्रतिबद्ध हैं। बहुत चर्चित है, लेकिन गोविंद डोटासरा भी उतने ही चर्चित है। गोविंद डोटासरा आपके निशाने पर आप बहुत रहते हैं। वो कहते हैं कि भाजपा आपसे तो केवल मजदूरी करवा रही है। अच्छी बात है। मैं किसान के घर में पैदा हुआ हूं और मजदूरी करना जानता हूं। बहुत जमीनी तौर पर पार्टी में बहुत साधारण कार्यकर्ता से अपना जीवन शुरू किया है। कांग्रेस में गुलामी की परंपरा है, बीजेपी में मजदूरी की है। उनके यहाँ चमचागिरी से काम चल जाता है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी की जय जयकार करनी पड़ती है। हमारे यहाँ संगठन को खड़ा करने के लिए बहुत जमीनी मेहनत करनी पड़ती है। मुझे खुशी है कि मैं पार्टी का रजिस्टर्ड मजदूर हूं। मेरा टाइटल अध्यक्ष का जरूर है, पर मैं कार्यकर्ताओं का मुख्य कार्यकर्ता हूं और मैं इतनी मजदूरी करूं, ईश्वर मुझे शक्ति दे, कार्यकर्ता मुझे संबल और सहयोग दें। 2023 में कांग्रेस को यहां से, राजस्थान से मुक्त कर दे और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बने। उसके लिए मुझे कोई मजदूर कहे तो मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं स्वागत करूंगा। जी पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। ये भी सत्य है कि उनके पास लोग अपने परिवाद और फरियाद लेके जाते हैं और वो तत्काल उस पर काम करते हैं। कांग्रेस तो केवल अपनी खींच मिटाने के लिए पार्टी को विभाजित करने की, विभाजित दिखाने की कोशिश करती है। उनके आरोपों में दम नहीं है। किरोड़ी जी भी वही बात करें जो पार्टी बात कर रही है, किरोड़ी जी वही बात करें जो वहां के स्टूडेंट डिमांड कर रहे हैं। और बाबा आना चाहिए, बाढ़ कूद के आए, भले ही सीबीआई की जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, तो चारों तरफ से किसी भी तरीके का दबाव बनता है। तो मुझे लगता है कि सरकार के खिलाफ यदि बड़ा जन आंदोलन भी खड़ा होता है और इस पर कोई एक्शन होता है तो अच्छी बात है। बाबा जी जब जाते हैं एसओजी के ऑफिस में 5 उनके साथ अध्यक्ष हूं तो मैं पार्टी के नेताओं से और अपनी टीम के बीच में बैठ के बात करता हूं। मैं अपने इंडिविजुअल में भी धरने पर बैठ सकता हूं, लेकिन जनप्रतिनिधि, उनके पास लोग आएंगे, एमएलए के, एमपी के पास आते हैं, तात्कालिक मुद्दे होते हैं, वो धरने पर भी बैठते हैं, अनशन पर भी बैठते हैं। इसलिए मैं उसको अनुचित नहीं मानता, लेकिन पार्टी की अपनी लिमिटेशन है। पार्टी आंदोलन करेगी, उसका पूरा रोड मैप तय करेगी, पार्टी अपने लोगों के बीच में तय करेगी। विधायक दल की बैठक है, विधायकों का धरना होगा, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष से बात हुई है, उसकी अप्रूवल के बाद ही हम आगे बढ़े। इस साथी पत्रकार पूछ रहे हैं, इसी में जोड़ना होगा। किरोड़ीलाल मीणा को लेकर उन्होंने कहा, पर ऐसा क्यों लगता है कि पार्टी के बड़े नेता जो है वो उनकी लोकप्रियता से डरते हैं? बात रीट की नहीं है, बात उदयपुर में भी पिछले दिनों एक घटना हुई, इसमें किरोड़ीलाल है, विधायक हैं, उनका अपना वजूद है
उनके पास लोग आएंगे, वो प्रशासन से भी बात करेंगे। इसमें पार्टी की तरफ से कोई ऐतराज और कोई बिखराव नहीं है। पार्टी अपने संगठित तरीके से आंदोलन करती है, उसमें सब लोग शरीक होते हैं। और पार्टी आज से थोड़ी 80 से है, आंदोलन भी पार्टी ने की, आगे भी करेगी। लेकिन हमारी तरफ से इस तरीके का कोई मुद्दा नहीं है जिससे पार्टी में कोई बिखराव। एक सवाल और है मेरा, आपने कहा कांग्रेस मुक्त राजस्थान, आपके बड़े नेता जो है वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात और कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात, परिवारवाद और वंशवाद में फर्क है, इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने और बीजेपी के बहुत सारे बड़े नेताओं ने समय समय पर स्पष्ट कर दिया है। आप यदि भाजपा की तुलना कांग्रेस से करेंगे और नेहरू गांधी खानदान से करेंगे तो ये कतई उचित नहीं है। इसको लालू यादव की पार्टी से करेंगे, मुलायम सिंह की पार्टी से करेंगे, क्योंकि वहां उनके परिवार का, उनका अध्यक्ष भी वही बनेगा। नेहरू गांधी खानदान में आज आप दावा नहीं कर सकते कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन मैं बता सकता हूं कांग्रेस का कौन होगा। तो ये फितरत है, मानसिकता है, उसकी पार्टी से कंपैरिजन नहीं कर सकते। और मुक्त की बात इसलिए की है कि 70 वर्षों में जिस पार्टी को राज करने का 50 वर्ष तक अवसर मिला और उस पार्टी को हिंदुस्तान के जनमानस ने पूरा अवसर दिया, आज वो पार्टी यदि विचार और व्यवहार से अप्रासंगिक हो गई तो उसकी दोषी कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि उन्होंने समय के हिसाब से बदला नहीं। आज वो हम लोग पार्टी के कार्यालय बनाते हैं, ऐतराज करते हैं, उनको 50 वर्ष थे, उन्होंने अपने घर बनाए लेकिन अपनी पार्टी का दफ्तर कभी नहीं बनाया। और इसलिए ये फर्क तो बीजेपी और कांग्रेस में रहेगा, क्योंकि इस देश में जातिवाद की, वोट बैंक की, भ्रष्टाचार की कोई जनक है तो कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस भाजपा भी कुछ कहेंगे? मैंने शुरू में कहा था कि पार्टी हमारी कभी कैडर की पार्टी थी, आज मासेस की पार्टी है। पार्टी में बहुत बीजेपी एक ऐसा अथाह समुद्र है जिससे जुड़े, एसोसिएट हुए हैं और इसलिए पार्टी इतनी बड़ी और यहाँ तक पहुंची है। एक सवाल है मेरा इसी में, आपने कहा कि कांग्रेस की आप पंजाब जाके आए हैं, आने वाले दिनों में और राज्यों में चुनाव है, प्रदेश अध्यक्ष नाते वहां भी जाएंगे। उत्तराखंड में एक सीट है टिहरी, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो हैं वो भाजपा में आ जाते हैं और जब भाजपा की सिटिंग एमएलए वो कांग्रेस में आ जाते हैं, टिकट का आदान प्रदान हो जाता है। तो ये राजनीतिक सुचिता है। देखिए, आज के युग में आप यदि 24 कैरेट की बात करेंगे और सुनार की दुकान पे जाएंगे तो वो भी कहेगा भाई साहब 21 कैरेट ही है, बाकी मिलावट है। और मैं कोई देवदूत नहीं हूँ जो आपके सामने स्वीकार कर लूँ कि जो सिटी कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो बीजेपी में आ गई। लेकिन इसका यदि रेशियो देखेंगे तो आने वालों की संख्या ज्यादा है, जाने वालों की बहुत कम है। सर, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी एकजुट नहीं है, ऐसा कहा जाता है। कई खेमों में बटी हुई है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी पूरे तरीके से एकजुट है, क्योंकि हम लोग पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह को मानते हैं, पार्टी के दो रंग के झंडे को मानते हैं, पार्टी के संसदीय दल को मानते हैं। उससे परे कोई नहीं है। और इसलिए ये सारी सियासी चर्चाएं हैं, इसका मेरे ख्याल से खाली जन चर्चाओं में या कहीं मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें चलती हैं, पर पार्टी पूरे तरीके से एकजुट टिप्पणी करनी उचित नहीं। लेकिन इतना ही है कि अशोक गहलोत जी अपने आप को जादूगर कहते हैं, लेकिन वो भ्रमित करने के लिए मास्टरमाइंड हैं और किसी भी मुद्दे को बदलने के लिए किसी भी तरफ वो दिशा को मोड़ सकते हैं जिसमें हकीकत नहीं है। दूसरा, पानी के मुद्दे पर यदि आप पुराने कुछ वीडियोस देखेंगे और हनुमानगढ़ और गंगानगर का, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत बड़े प्रभावी प्रदर्शन हुए। हमारे लोगों पर वहां मुकदमे दर्ज हुए, हमारे अपने लोगों पर हमले हुए और दोनों ही जगह दोनों जिलों ने बहुत प्रभावी रूप से वहां पे 10-10 हजार से भी ज्यादा बड़े प्रदर्शन उन्होंने किए हैं। यदि बीकानेर की ऐसी बात है तो मैं यहाँ की यूनिट से बात करूंगा कि किसानों के साथ एक बड़े आंदोलन वो करेंगे। सर, गोमाता को लेकर के भाजपा हमेशा अनुकूल पे रही, लेकिन देवी सिंह भाटी जो भाजपा के नेता है वो आज गोचर बचाने और उसको लेकर के आंदोलन में थे, लेकिन वहाँ भाजपा उसका सहयोग नहीं कर रही है, आंदोलन को किसी प्रकार से उनका सपोर्ट नहीं। क्या कहेंगे इसमें? देखिए, गोचर के मामले में तो स्पष्ट है और कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी ये इसका उल्लेख किया था और ये बात सही है कि किसी भी सरकार को, क्योंकि चारागाह और गोचर ये जमीनें धीरे धीरे सीमित होती जा रही, तो सरकारों को इसके लिए प्रोटेक्शन के लिए भी कोई न कोई अच्छे तरीके से टाइम बाउंड और एक डेडिकेटेड प्लान बनाने की जरूरत है। वो आंदोलन कर रहे हैं, ठीक मुद्दे पर कर रहे हैं, इसलिए जितना लोगों को समर्थन करना चाहिए करना ही चाहिए, उसमें मेरे को कोई ऐतराज नहीं है। पर मैंने पहले कह चुका कि पार्टी की अपनी मर्यादा है। नैतिक रूप से पार्टी जो मुद्दा उनका है वो ठीक हो सकता है, लेकिन पार्टी के फोरम पे पार्टी अपना विचार करेगी किस मुद्दे पर कितना आगे जाना है। क्या ये समझे कि पार्टी के पास रोटी चलती थी
लेकिन पार्टी के पास तो पूरी ट्रांसपेरेंट व्यवस्था है। हम ये 100 रुपए से कार्यकर्ता के बूथ के कार्यकर्ता से भी लेंगे और चेक से लेंगे, इसकी पूरी ऑडिट होगी और पूरा ट्रांसपेरेंट होगा। पार्टी के लिए केवल कोई नया काम नहीं है। मैंने कहा कि जनसंघ के जमाने से भी हम ऐसा करते आए और करेंगे। जैसे जो लोन वगैरह उनको देंगे, उनको जो किनको इसके लिए तो ये बड़ा राष्ट्रव्यापी प्रश्न है, पूछूंगा केंद्रीय नेतृत्व से। सर महंगाई को लेकर बार बार कांग्रेस के दो पक्ष हैं। एक तो होती है पॉपुलिस्टिक चीजें, इस देश की राजनीति में और अर्थव्यवस्था में उन सब बातों पर फोकस जरूर किया गया, लेकिन ये तो आप देखिए कि 7 वर्षों में ही जन धन के खाते अभी क्यों खुलते हैं? जो 14 करोड़ थे 44 करोड़ हो गए। उज्ज्वला के कनेक्शन मोदी जी क्यों देते हैं? आवास 2 करोड़ से ज्यादा मोदी जी क्यों बनाते हैं? आयुष्मान मोदी जी लागू क्यों करते हैं? पीएम किसान सम्मान निधि मोदी जी क्यों देते हैं? 11.5 करोड़ किसानों को 1,60,000 करोड़ रुपए दुनिया में पहली बार किसी किसान के खाते में ऐसे जमा हुआ। इसलिए अर्थव्यवस्था और बजट वो संतुलित तरीके से चलता है, उसमें आमदनी और खर्चा दोनों का एक संतुलित हिसाब होता है। लेकिन पिछली जितनी सरकारें रही उन्होंने केवल पॉपुलिस्टिक बातों पर जोर दिया और इस देश में एक आर्थिक अनुशासन बिगड़ा था। पर मैं अभी कह सकता हूं कि जिस तरीके से भारत की सरकार ने कोरोना के कालखंड में जितनी व्यवस्था मजबूत तरीके से की, वरना आप अंदाज लगाइए उस वैक्सीन का पैसा कहां से आया होगा कि 156 करोड़ वैक्सीन लग गई और हिंदुस्तान के लोगों का 5 पैसा भी नहीं लगा। तो मुझे लगता है कि काम करने के लिए बहुत है और मैं उम्मीद रखता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जिस विजन से काम कर रहे हैं, ये बजट जो है सब तबकों के लिए अच्छा बजट होगा और कल जब आएगा तो ये सब आपके सामने ही आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा बजट अच्छा होगा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। सर एक सवाल तो अभिभाषण होगा, बजट तो लेट आएगा, बजट आएगा जब उस पर करेंगे डिबेट। सर एक सवाल होता है, आपने भाजपा कांग्रेस कहाँ रोक पाई? कांग्रेस तो मैं बता चुका, आप थोड़ा लेट आए हैं शायद। नहीं सर, विपक्ष अभी तक कांग्रेस सर जनता के मुद्दे उठाने में, मुखर होने में वो आपको लगता होगा, मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि आज भी लाठीचार्ज हुआ है कोटा के हमारे नौजवानों पर। उससे पहले एबीपी के लोगों ने भी किया है। मैं जिन बातों का उल्लेख कर सका, कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको पूरी फाइल भेज देता हूँ, वीडियोस भी हैं, फोटोज भी हैं। सर वो तो आपके पेज पर अपडेट हो जाएंगे। हाँ, आप देखिएगा उसको।